नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, आप सभी ने सुना होगा, बहुत पहले काफ़ी बोला जाता था इस चीज़ को कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे। ये चीज़ थोड़ी पुरानी हो गई है। जी हाँ, जो समय है वो बदल चुका है और किसकी क्या अहमियत होती है वो भी लोगों को अब पता चल रही है। जी हाँ, खेल कूद का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये सभी को पता चल रहा है। आखिर कैसे ये हमारे लिए जॉब में भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य में इसका क्या उपयोग होता है, किस प्रकार से ये प्रभावशाली होते हैं, ये भी हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे खेलो कूदो आगे बढ़ो विषय पर, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है श्री रवि कुमार गुप्ता जी को, जो कि संचालक हैं खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश से, साथ ही साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस भी हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। इसी के साथ दर्शकों, आज हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। जी हाँ, क्या कुछ रिश्ता होता है, कैसे हमें उस पर्वत का जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो तो चीज़ एक बात है ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग जो पर्वत पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं, क्या कुछ मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है, कितना चैलेंजिंग होता है ये भी हम जानेंगे आज के कार्यक्रम में। तो आइए स्वागत करते हैं ज्योति रात्रे जी का, जो कि पर्वतारोही है। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सभी को। जी हाँ दर्शकों, तो अब आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, सवाल है, अगर कोई जिज्ञासा है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो खेल कूद से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, और पर्वतारोही भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले रवि कुमार गुप्ता जी से हम यही जानते हैं कि खेल और युवा कल्याण विभाग आखिर ये क्या है और किसके लिए कार्य करता है। मध्य प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग खेल के साथ साथ युवाओं की जो कल्याण के लिए भी हम लोग काम करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि खेल से संबंधित हमारी 3-4 योजनाएं जो हम संचालित करते हैं। एक तो हमारी 11 एकेडमीज़ हैं, जिनमें 18 खेल हम लोग अपने जो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चे हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग हमारे यहाँ तहसील लेवल पे हमने स्टेडियम्स का निर्माण किया हुआ है। वहाँ पर जो उस ज़िले की या उस तहसील की जो भी खिलाड़ी हैं, उस जो आपके हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उपयोग करके खेलों में आगे बढ़ सकते हैं जी। दूसरा हमारे पास है युवा कल्याण। हम लोग युवाओं से रिलेटेड जो उनके स्किल डेवलपमेंट है उनमें उनको ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे 7-8 ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे हम युवाओं को फ्री में या बहुत ही कम पैसे लेके उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं, और साथ में ये भी इंश्योर करते हैं कि जो उन्हें स्किल प्राप्त हुआ है उनका जॉब भी उसी जैसी ट्रेनिंग ख़त्म हो उसके बाद उनको वहीं पर जॉब भी मिल जाए। तीसरा हमारा योजना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अपने युवाओं को एक हमारी माँ तुझे प्रणाम वाली योजना है, जिसमें हम उनको देश के विभिन्न क्षेत्रों में खास तौर से बॉर्डर पे हम लोग उनको यात्रा कराते हैं, और उनके अनुभवों को हम जो उनके गांव हैं और जो प्रदेश हैं उनको वहाँ पे शेयर करते हैं। जी, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बोला जाता था कि अगर आप खेलने कूदने में लगे हो तो उसमें करियर कहाँ है, लेकिन अब आप देख रहे हैं करियर के साथ साथ इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके बारे में रवि कुमार गुप्ता जी ने हमें बताया। इसके साथ ही जैसे ही उम्र जो है हमारी बढ़ती जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत प्राउडली उस चीज़ को बताते नहीं हैं कि उनकी उम्र क्या है, लेकिन जब हम बहुत अच्छे काम करते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं, तो ऐसे में हम बहुत ही प्राउडली अपनी उम्र को बताते हैं। ऐसे ही हमारे साथ ज्योति रात्रे जी हैं। आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और जो मैं उम्र की बात कर रही हूँ तो आपसे ही जानना चाहेंगे हम। जी नमस्कार सभी को, और यहाँ दूरदर्शन पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैम ने मुझे बताया कि मैं उम्र बता रही हूँ, उसका एक कारण है कि जो मैं एक माउंटेनियरिंग का जो मेरा सफ़र शुरू हुआ है वो मैंने 48 साल की उम्र में सोचा है। और जब मैंने सोच लिया, और सोचने के लिए भी एक छोटा सा वाक़या है कि 2017 में मैं एक छोटे से ट्रैक पे गई थी बच्चों के साथ में, और जब ट्रैक पे मैंने उसके हाई पॉइंट पे पहुंची और वहाँ का जो मैंने नज़ारा देखा,
तो मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया, कह लीजिए कि जो पहली नज़र वाला प्यार होता है वो मुझे हो गया जी। और जब मैं वहाँ से नीचे उतर के आई तो मेरे साथ बहुत सारी शारीरिक कठिनाइयों का मेरे को सामना करना पड़ा उस पहले ही ट्रैक में, क्योंकि मेरी कोई फिटनेस थी नहीं। लेकिन जब मैं नीचे आई तो मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया था, यानी कि मेरे लंग्स में पानी भर गया था। और जब मैंने नीचे आके डॉक्टर को दिखाया तो उनका कहना था कि आज के बाद आप पर्वतों पे नहीं जाएंगी, आप अच्छा हुआ बच के आ गई हैं। लेकिन मेरा थोड़ा स्वभाव ज़िद्दी है, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो मेरा ये मानना था कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि अब नहीं जा सकती हो, एक बार और ट्राई करते हैं। फिर मैंने अपनी थोड़ी सी फिटनेस बढ़ाई और क्योंकि मुझे पर्वतों से प्यार हो गया था, फिर धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एवरेस्ट आ गया कि क्या मैं एवरेस्ट जा सकती हूँ। उसी समय दिल्ली की जो है संगीता एस बहल ने 52 की उम्र में एवरेस्ट फ़तह किया। तो वो एक मुझे लगा कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और इस तरह मेरे मन में एवरेस्ट आया और उसकी मैंने जब तैयारियां शुरू करने की सोचा तो मैंने सबसे पहले अपने आप को टेस्ट किया कि आपने एवरेस्ट सोच लिया तो एवरेस्ट सोचना भी कठिन काम है और जाना उससे बहुत ज़्यादा कठिन है जी। और जिस उम्र में मैं थी वह उम्र भी महिलाओं के लिए एक समझ लीजिए पहाड़ की तरह ही निकलती है, क्योंकि वो उम्र जो है वो एक मेनोपॉज वाला टाइम होता है, जो कि 45 से 55 की उम्र जो रहती है, 10 साल महिलाओं के लिए बहुत कठिन गुजरते हैं। तो मेरे लिए वो भी एक उम्र भी एक एवरेस्ट की तरह ही थी। तो इन सब के बीच में जब मैंने माउंटेनियरिंग के बारे में सोचा तो ऐसा नहीं था कि मुझे एकदम से ही सब चीज़ें मिल गई। मैंने हर जगह अपने लिए एवरेस्ट फ़तह किए हैं। जी। और क्या कुछ चैलेंजेस आपको गए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही हम एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विपिन जी सागर से, उनका सवाल हम पहले लेते हैं। गुप्ता जी से इनका सवाल है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैम नमस्कार, सर को मैडम को भी नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था मैम कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और खेलों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा खेलते भी हैं और अच्छा खेल भी लेते हैं और माता पिता से मांग करते हैं कि मुझे खेलों में ही जाना है, आगे बढ़ना है। तो उनको समझ में नहीं आता पेरेंट्स को भी कहाँ जाएं क्या करें। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए जिन बच्चों की खेलों में ज़्यादा रुचि रहती है उन लोगों के लिए। जी गुप्ता जी। विपिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का जो खेल विभाग है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम 18 खेलों में 11 अकेडमी को संचालित करते हैं। इन खेलों में 80% जो बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश के हम लोग उनको एडमिशन देते हैं और 20% जो बच्चे हैं वो मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चों को देते हैं। इसमें प्रवेश की जो उम्र है वो 10 से 12 साल है। कई खेलों में 10 साल से बच्चों को लेना हम चालू कर देते हैं और कई उसमें 12 साल से लेना चालू करते हैं। और जो प्रवेश की उम्र है वो 12 से लेकर 16 साल तक, और कभी कभी अगर बच्चे का अच्छा प्रदर्शन रहता है तो हम उसको 18 साल तक के बच्चों को ले लेते हैं जी। 18 साल के बाद अगर कोई हमारे यहाँ प्रवेश लेने में इच्छुक है तो चूंकि 18 साल से पहले उसने किसी ना किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया होता है, तो उस टूर्नामेंट में उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर हम उसको फिर एडमिशन देते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जो यंग बच्चे हैं उनको एडमिशन दें, जिससे हमारे कोचेज़ उनको अच्छे से ट्रेंड कर सकें और ओलंपिक और एशियन गेम में हम लोग मजबूती से मध्य प्रदेश और भारत का एक अपना प्रदर्शन कर सकें। जी। जहाँ तक आपने बात की कि हम छोटे बच्चों को कैसे खेलों के प्रति उनको हम बता सकते हैं, मैं सभी अभिभाषक और जो माता पिता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि बचपन में ही आप डिसाइड कीजिए कि बच्चे को आप किस खेल में खिलाना चाहते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो खेल विभाग की तरफ से जिला खेल अधिकारी सभी जिलों में पदस्थ हैं, हमारे कोचेज़ भी सभी जिलों में पदस्थ हैं, आप जाके उनसे सलाह ले सकते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स मैंने देखा कि कुछ उम्र तक बच्चे को एक खेल में खिलाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं इस खेल में हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, फिर वो शिफ्ट करके दूसरे खेल में जाते हैं, फिर तीसरे खेल में जाते हैं। उससे समय भी बर्बाद होता है और कोचिंग भी प्रभावित होती है। तो बेहतर है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करके 10 साल की उम्र में अगर ये तय हो जाए कि उन्हें किस खेल में आगे भविष्य नज़र आता है, तो अगर उसी खेल में वो मेहनत करेंगे तो ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। जी, आपने बताया बहुत सारे सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, एकेडमीज़ चलाई जा रही हैं। तो लोग अगर संपर्क करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कोई ऐसी वेबसाइट जिस पे वो संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से नंबर ले सकते हैं?
खेल विभाग की वेबसाइट भी है हमारे यहाँ पर। आप अपना गूगल में सर्च करके हमारी वेबसाइट से उसमें सारी जानकारी खेल विभाग से संबंधित है। साथ में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर हर जिले में पदस्थ हैं। साथ ही युवा समन्वयक हमारे पास हर जो आपका ब्लॉक लेवल है वहाँ पे हमारे पास युवा समन्वयक भी हैं जो खेल विभाग की जानकारी जो भी है उसको उपलब्ध करा सकते हैं। जी, इसके साथ ही दर्शकों वेबसाइट जो है मैं आपको बता देती हूँ, आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए और इस पे बहुत सारी जो जानकारी है आपको यहाँ से मिल जाएगी। dsywmp.gov.in dsywmp.gov.in ये जो वेबसाइट है ये आप नोट कर लीजिए और यहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा और आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं पर्वतारोही से भी और जान रहे हैं कि क्या कुछ उनकी जर्नी रही है। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ऐसे में सबसे पहले घर से हम शुरुआत करते हैं। क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके घर से शुरू हुए या फिर सोसाइटी से आपको देखने को मिले? जी, पहला चैलेंज तो घर से ही शुरू हुआ, क्योंकि जब मैंने पहली बार घर पे बताया कि मुझे माउंटेनियरिंग करना है तो घर के लोगों का यही कहना था कि भाई आपने अपनी फ़िटनेस देखी, क्योंकि मैं लगभग ज़ीरो फिटनेस पे थी, जो कि एक आम महिला होती उसी तरह थी। लेकिन क्योंकि मैंने सोच लिया था और मैं थोड़ा सा ज़िद्दी और जुनूनी स्वभाव की हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ सोच ली है तो वो मैं करके ही रहती हूँ। तो जब ये बात हुई घर पर तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को आप करके नहीं दिखाएंगे तब तक कोई विश्वास नहीं करता है। मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया तो मैंने देखा कि अगर मुझे पर्वतारोहण करना है तो क्या मेरा शरीर इस लायक है या नहीं है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जो मैंने करवाया, डीएनए टेस्ट होता है फिटनेस के लिए, तो वो मैंने टेस्ट करवाया है। ये बात मैं अभी पहली बार दर्शकों को बता रही हूँ। तो अगर कोई ऐसा शारीरिक चैलेंज वाला आपको काम करना है तो सबसे पहले आप अपने शरीर को तौलिए कि क्या वो कर सकता है। तो मैंने वो टेस्ट करवाया, उस टेस्ट में मेरी हर चीज़ एक्सीलेंट आई थी। सिर्फ मेरे लंग्स पुअर आए थे, और जबकि माउंटेन पे चढ़ने के लिए लंग्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पर मेरे डॉक्टर का कहना था कि लंग्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बाकी चीज़ें अगर आपकी नहीं हैं तो उनको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, जो कि बाय बर्थ आपको मिली हुई हैं। तो इस तरह लंग्स के लिए मैंने जो है वो प्राणायाम वगैरह शुरू किए, और लंग्स के लिए मैंने काफ़ी एक्सरसाइज शुरू की, लंग्स अपने काफ़ी फिट किए मैंने। फिर मैंने दौड़ना शुरू किया। मुझे दौड़ना नहीं आता था यही कहूँगी, क्योंकि मैं 50 मीटर भी दौड़ नहीं पाती थी और हाफ जाती थी। धीरे धीरे करके मैंने दौड़ना शुरू किया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ज़रिए मैंने अपने शरीर को मजबूत किया। खान पीन का जो था वो सब कुछ सुचारू रूप से करके मैंने अपना न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाया। ऐसे करके मैंने अपने शरीर को तैयार करना धीरे धीरे शुरू किया। फिर बारी आई कि मुझे ट्रेनिंग लेना है, तो भारत में ऐसे 5 से 7 संस्थान हैं गवर्नमेंट के जो कि माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। जी, मैंने हर जगह अप्रोच की, लेकिन कहीं से भी मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्र जो है वो 42 साल है, जबकि 42 साल के बाद ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और मैंने 48 साल में सोचना शुरू किया था, 49 साल में मैंने संस्थान में अप्लाई किया था, तो नहीं हुआ। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की वहाँ पर कि आप मेरा फिज़िकल टेस्ट ले लीजिए, अगर मैं फ़िज़िकली फ़िट आपको लगती हूँ तो आप मुझे रखिएगा, नहीं तो आप मना कर दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन क्योंकि वह गवर्नमेंट का संस्थान है, उनके अपने नियम हैं, तो उस नियम के तहत मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली। फिर बहुत सारे माउंटेनियर लोगों से मैंने बात की, तो जो भी माउंटेनियर्स गए हैं, हमारे यहाँ से भी गए हैं या बाहर से भी लोगों ने किए हैं, वो यंगस्टर होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें बताते हैं। जी। वो मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि भाई ये आपकी उम्र के लिए सब कुछ ठीक है, पर ये मेरी उम्र के लिए फ़िट नहीं हो रहा है। फिर मैंने इंटरनेट के ज़रिए, लोगों के ब्लॉग के ज़रिए पढ़ना शुरू किया कि माउंटेनियरिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि अगर आपको एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको 6 से 7 घंटे की डेली ट्रेनिंग चाहिए रहेगी और आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये था कि मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं घर परिवार से भी पूरी तरह जुड़ी हुई हूँ, गृहिणी की तरह हूँ, तो मैं ये दोनों चीज़ें नहीं छोड़ सकती थी। और मैंने ये भी मन में ठान के रखा था कि मैं बिना कुछ छोड़े ही एवरेस्ट को फतह करूँगी। जी, ज्योति जी, उम्र की यहाँ पे बात निकली है तो रवि कुमार गुप्ता जी से मेरा यही सवाल है कि आपके पास भी ऐसी क्वेरीज आती होंगी जो कि खेल कूद में कोई लोग आना चाहते हैं, लेकिन उम्र की कुछ ऐसी लिमिट है कि उससे ज़्यादा आप लेते नहीं हैं खिलाड़ियों को या फिर ट्रेनिंग नहीं देते हैं?
इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है। दो तरह की योजनाएं हैं। एक जो हमारी एकेडमी मैंने जैसा बताया, उस एकेडमी में हम लोग जो बच्चे हैं उन्हें कम उम्र में लेके ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें हम एशियन गेम, ओलंपिक गेम और बड़े बड़े जो आपके इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। दूसरा, जो किसी कारणवश से उस उम्र को पार कर चुका है, उसके बाद भी खेलने की मंशा है, तो हमारे यहाँ पे एंड प्ले की स्कीम है जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। किसी भी उम्र का कोई भी खिलाड़ी हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खेल से रिलेटेड उसका उपयोग कर सकते हैं। हम उसमें मिनिमम जो हमारा रेट है और उस पे हम लोग उसको एडमिशन देते हैं और वो हमारे यहाँ साल में एडमिशन लेके पूरे साल हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो कोचेज़ जो हमारे यंग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन कोच की सुविधा भी जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी किसी कारणवश वो कम उम्र में खेल नहीं खेल पाए थे, उनको भी हम ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, तो आप बहुत सारी पिक्चर्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको दिखाई जा रही थी अलग अलग स्पोर्ट्स की। तो गुप्ता जी, ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जाती है? हमारी जो अकेडमीज़ हैं वो 11 खेल में हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट अकेडमी जो ख़ासतौर से महिलाओं से संबंधित मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग महिला हॉकी से संबंधित अकेडमी हमारी ग्वालियर में संचालित है और जितने भी मेजर टूर्नामेंट इंडिया में खेले जाते हैं, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि वो हमारी एकेडमी की जो महिला टीम है ज़्यादातर सारे टूर्नामेंट में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर है तो सिल्वर प्राप्त किया है। इससे कम हमारी किसी भी एकेडमी की टीम में इससे कम हमने नहीं किया। दूसरी हमारी महिलाओं से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एकेडमी है, वो क्रिकेट एकेडमी है, जहाँ पर हम जो महिला खिलाड़ी हैं उनको क्रिकेट में ट्रेनिंग देते हैं। ये क्रिकेट एकेडमी हमारी शिवपुरी में है। उसके अलावा जो हमारा भोपाल में एकेडमी है, मार्शल आर्ट एकेडमी है, जिसमें हम लोग रेसलिंग, बॉक्सिंग और फेंसिंग, उसके अलावा हम लोग ताइक्वांडो, कराटे और जूडो 6 खेलों में हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमारे भोपाल में पुरुष हॉकी की एकेडमी भी संचालित हुए, जो हम लोग यहाँ पे जो हमारे बालक प्लेयर हैं उनको हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह जबलपुर में हमारी जो आपकी तीरंदाजी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग वो एकेडमी है वो हमारी जबलपुर में स्थापित है। बिल्कुल। और साथ में हम लोग एक बताना चाहेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा खेल है वो वाटर स्पोर्ट्स है जी। वाटर स्पोर्ट्स में हमारी 4 खेल खेले जाते हैं। जो सेलिंग हमारा भोपाल में है, कयाकिंग एंड कैनोइंग हमारा भोपाल में है और रोइंग हमारा भोपाल में है। साथ में जो स्लालम इवेंट है उसकी एकेडमी हमारी महेश्वर में है, जो हम नेचुरल नर्मदा जो नदी है उसमें हमने एक नेचुरल कोर्स बनाया हुआ है, वहाँ पर हम लोग स्लालम की ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी सारी वैरायटी है स्पोर्ट्स की। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में भी होंगे, ऐसे में आप अपने सवालों को हम तक पहुँचा सकते हैं। और पर्वतारोही अगर पर्वत से संबंधित ऐसा है कि आप भी करना चाहते हैं ये काम, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैलेंजेस की हमने बात की क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है और आपका जो एक रिश्ता है बहुत ज़्यादा गहरा है, क्योंकि आपने बताया जो आपने नज़ारा देखा था उस पर्वत का, तब से ही आपको कहीं ना कहीं ये शौक़ जो है शुरू हुआ इसका। तो चैलेंजेस की हमने बात कर ली है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो क्या कुछ इसमें रहता है, क्या कुछ इसके पार्ट्स रहते हैं? सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है, बाद में क्या सीखना पड़ता है? देखिए, यंगस्टर के लिए तो मैं कहूँगी कि वो बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स करें। उसके बाद में जब बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में आपको A+ मिलता है तो ही आपको एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो जो यंगस्टर हैं जिनकी उम्र 42 नहीं पहुँची है, वो पहले ट्रेनिंग लें और उसके बाद ही माउंटेनियरिंग करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और करे और वो इन चैलेंजेस को फेस करे। तो जब मैंने शुरू किया तो मुझे तो ट्रेनिंग कहीं से नहीं मिली, ना मुझे जानकारियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही थी। मैंने अपने आप को खुद से ट्रेन किया है। उसके लिए पहले मैंने शारीरिक तौर पे मैं थोड़ा सा अपने आप को फिट किया। उसके बाद जब मैंने ब्लॉग्स और इंटरनेट पे जानकारी जुटाई तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब हमको ऊंचे पहाड़ों पे जाना होता है तो हमारे कंधों पे 10 से 15 किलो वज़न होता है और हमारे कपड़े भी उसी हिसाब से होते हैं। जो शूज़ होते हैं वो भी करीब 1.5 से 2 किलो के होते हैं। तो इसका ये मतलब मुझे समझ में आया कि आपको 8 से 10 घंटे 12 घंटे आपको अपने शरीर पे इतना सामान रख के चलने की आदत होना चाहिए।
और जैसा कि मुझे बताया गया था कि आपको 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग करना पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जी, तो उसके लिए मैंने एक अपने आप को, अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए मैंने एक अपने लिए जैकेट बनाई है, और कई बार उसका पेपर में फ़ोटो वगैरह भी आया है, लोगों ने देखा होगा। तो वो 10 किलो तक उसमें वज़न डाला जा सकता है। तो सुबह अगर मैंने एक मॉर्निंग रन करके आई हूँ, मैंने अपना योगा किया है, उसके बाद मैं वो जैकेट पहन लेती थी। पैरों में मैं 1 से 2 किलो के कफ लगा लेती थी और अपने घर के सारे काम 5 से 6 घंटे तक उसको पहन के ही करती थी। तो इस तरह जो मुझे वेट लेके चलने के लिए ट्रेनिंग था, वो मेरा इस तरह से हो गया और मेरे घर का काम भी हो गया। उसके बाद जो कफ थे वो मैं लगभग दिन भर पहने रहती थी, शाम को ही वो उतारती थी, क्योंकि जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो 8 से 10 घंटे की कई बार ट्रैकिंग होती है, आपको चढ़ना होता है और उतनी देर आपको जूते पहन के उतने भारी रखने हैं, तो आपके पैर उसके लिए तैयार होने चाहिए कि आप उनको, उस वज़न को झेल पाएँ और चल पाएँ। इस तरह मैंने अपने आप को ट्रेन किया। दूसरा, मैंने कई जगह पढ़ा भी है, लोग मुझे सजेशन भी देते हैं कि आप अपने खाने का बहुत ध्यान रखें, हर 2 घंटे में खाएं, 1 घंटे में खाएं। लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, आप 3000 मीटर से पहुंचते हैं और आपकी भूख लगना आपको बंद हो जाती है, क्योंकि जो वायुमंडल का प्रेशर है वो आपकी बॉडी पे भी उतना ही असर करता है। तो वहाँ आपसे खाना खाया नहीं जाता है। तो मैंने फिर अपने शरीर को, क्योंकि 1 या 2 माउंटेन करने के बाद मुझे ये समझ आ गया था कि आखिरी के 3 से 4 दिन आप कुछ भी खा नहीं पाते हैं जी। सिर्फ आप लिक्विड पी सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से अंदर जाता है और आपको अपनी एनर्जी के लिए पीना ही पड़ता है जी। तो फिर मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया कि जो मेरे बॉडी में फ़ैट है, मेरी बॉडी उसको यूज़ करे। तो सुबह जैसे लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो कुछ खा के जाते हैं, लेकिन तो डाइट का भी बहुत सारा महत्व है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उसमें छोटे बच्चे हैं, वो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं इसमें आगे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखते हैं, करियर भी देखते हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अभी जैसे मैंने बताया कि वो ट्रेनिंग लेके ही आगे बढ़ें, और जॉब अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रैकिंग के बारे में सुन रहे हैं, यंगस्टर काफ़ी जा रहे हैं, तो वो अपना खुद का एक ट्रैकिंग के लिए वो कर सकते हैं कि लोगों को करवाएं, क्योंकि वो ट्रेंड रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से करवा पाएंगे। और अभी हमारे भारत में काफ़ी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग की तरफ अभी भी अट्रैक्शन कम है। मैं कहना चाहूँगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसा कि सर ने बताया है, पर ऐसे माउंटेनियरिंग के लिए कोई ट्रेनिंग या कोई एकेडमी या कुछ नहीं है। में कुछ अचीवमेंट्स भी आपके सुनना चाहेंगे? जी, मैंने जो सबसे बड़ा अचीवमेंट, जो मेरा सपना था, वो मैं अभी मई 2023 में गई थी एवरेस्ट पर, और एवरेस्ट पे मैं 8200 मीटर तक पहुंची, लेकिन वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझे वापस लौटना पड़ा। और 8200 मीटर तक इस उम्र में पहुंचने वाली भारत की मैं पहली महिला हूँ एवरेस्ट पे। इसी तरह मैंने 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक करे हैं, तो ये भी रिकॉर्ड है कि इस उम्र में जो मैंने किया है, मैंने पहला कॉन्टिनेंट जो किया है वो एल्ब्रुस किया है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो उस समय मेरी उम्र 52 थी, 52 साल की उम्र थी, और उस समय मैंने मुझे ओल्डेस्ट लेडी का खिताब मिला है। तो उसके बाद मैंने जितने भी 5 कॉन्टिनेंट किए हैं, तो मैं इस उम्र में करने वाली, इन कॉन्टिनेंट को करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला हूँ। ये हम सभी के लिए प्राउड की बात है। और जैसा कि आपने देखा दर्शकों कि बिल्कुल भी उम्र कोई सीमा नहीं रहती है, कितने सारी अचीवमेंट्स है हमने ये देखे हैं। और साथ ही साथ ज्योति रात्रि जी, आपने इतनी अच्छी चीज़ हम सभी के साथ साझा की, अपनी जर्नी बताई, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। दर्शकों, तो हमने ये चीज़ देख ली है कि अब उम्र की कोई सीमा नहीं रहती है, और ये कहीं ना कहीं प्रेरणा के लिए हमें ऐसी स्टोरीज़ को सुनते रहना चाहिए। आपने अचीवमेंट्स के बारे में भी देखा कि इतने सारे अचीवमेंट्स हैं कि जो लिस्ट है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, और ऐसे जिंदा दिली के साथ जो चैलेंजेस आते हैं हम उसको फेस करते रहें, तो ऐसे में हम हमेशा आगे बढ़ते रह सकते हैं। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं खेलों के बारे में भी, क्योंकि खेल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारी ज़िंदगी में। अब इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स के बारे में रवि कुमार गुप्ता जी ने हमें बताया कि क्या कुछ स्कीम्स चल रही हैं। बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने आपको दिखाई कि स्पोर्ट्स कैसे हैं। अब एडमिशन की अगर उसमें बात आती है तो हम वो भी ले लेते हैं कि क्या कुछ ऐसे अलग से महीने होते हैं जो डिसाइड किए गए हैं, और कब मतलब एडमिशन लिया जा सकता है। जी
गुप्ता जी। जी। मैं आपकी बात से पहले जो पुराना एक क्वेश्चन था उसके बारे में बताना चाहूँगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है आज। खेल विभाग में जो साहसिक गतिविधियां हैं उसके लिए भी हम प्रोत्साहन राशि देते हैं, जिसमें खास तौर से विदेशों में और देश में जो ऊंची पहाड़ी हैं उन पे चढ़ने के लिए जो भी चढ़ना चाहता है उसको हम आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही अगर किसी को इंग्लिश चैनल या किसी इसी तरह की कोई भी साहसिक गतिविधि करनी है तो उसके लिए भी विभाग द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जी। साथ में ये मैं बताना चाहूँगा, जो आपने नौकरी के बारे में कहा है, तो जो हमारे यहाँ एक योजना है कि विक्रम पुरस्कार हम जिसको देते हैं उसको सरकारी नौकरी भी देते हैं। तो साहसिक गतिविधि में भी हम लोग विक्रम पुरस्कार देते हैं, और इन साहसिक गतिविधियों में जिन लोगों को विक्रम पुरस्कार मिलता है उसे शासन द्वारा नौकरी दी जाती है। जी। इसमें एक रिलेटेड और था जो आपने एकेडमी के बारे में पूछा था। 3 एकेडमी भोपाल में और संचालित हैं, वो हैं एथलेटिक्स की एकेडमी, घुड़सवारी की एकेडमी और शूटिंग एकेडमी। शूटिंग में तीनों पिस्टल, राइफल और शॉटगन की ट्रेनिंग हम यहाँ भोपाल में देते हैं। जी जी। जहाँ तक आपने बात की कि बच्चों के एडमिशन के बारे में जी, क्या, एडमिशन के बारे में बिल्कुल हम चर्चा करेंगे। हमारे दर्शक हैं, उनके भी सवाल है, लेकिन दर्शकों अभी समय हो चला है एक ब्रेक लेने का। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ ना, चंदा मामा नील गगन से। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राज तिवारी, और आज हम बात कर रहे हैं खेलो कूदो आगे बढ़ो विषय पे। इस विषय पे विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं श्री रवि कुमार गुप्ता जी, जो कि संचालक हैं खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश से, साथ ही साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस भी हैं। और दर्शकों, कार्यक्रम में एक और विषय लेकर हम हाजिर हो गए हैं आपके साथ, और वो विषय है पंचकर्म। आखिर क्या कुछ आता है इसमें, क्या कुछ महत्व होता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में इनवाइट किया है डॉक्टर बबीता दास जी को, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पंचकर्म विभाग, पंडित खुशी लाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद जो महाविद्यालय है भोपाल, वहाँ से। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले अब पंचकर्म की अगर बात चल ही रही है तो इसका आखिर क्या, किसे बोला जाता है पंचकर्म, ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? पंच मतलब 5, कर्म मतलब हम चिकित्सा मानते हैं आयुर्वेद में, तो 5 प्रकार की ये चिकित्सा है कर्म, इसीलिए इसको पंचकर्म बोलते हैं। जो प्रधान 5 प्रकार के कर्म है, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे कर्म भी है, हम उसको उपकर्म भी बोलते हैं जी। पर जो 5 मेन कर्म है, जो प्रधान कर्म है, ये 5 प्रकार के डिटॉक्सिफिकेशन थेरापी या बायो प्यूरिफिकेशन थेरापी भी हम इसको बोल सकते हैं आम भाषा में। इसमें से शरीर का शोधन होता है, चाहे वो रोग के लिए हो, व्याधि के लिए हो, या चाहे तो अच्छे इंसान की जो कि स्वस्थ उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखे, उसके लिए भी हम पंचकर्म प्रोसीजर करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ रवि कुमार गुप्ता जी, आपसे सवाल था एडमिशन के बारे में। हम चर्चा कर रहे थे कि अगर जो बच्चे हैं या फिर कोई भी खिलाड़ी अगर एडमिशन लेना चाहता है तो किस महीने में ले सकता है? जनरली जो हमारी एकेडमी में प्रवेश का जो तरीका है वो है मार्च में, जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो अप्रैल के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में हम बाकायदा अखबारों में विज्ञप्ति प्रकाशित करते हैं, और हमारे जो कोचेज़ हैं प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जाते हैं। क्योंकि सारे के सारे 54 ज़िलों में जाना संभव नहीं हो पाता, तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस खेल के किस ज़िले में खिलाड़ी, जो पुराना डेटाबेस है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कोच हमारे किस ज़िले में जाएंगे, और वहाँ जाके दिन हमारे पहले से डिसाइडेड होते हैं। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो खेल अधिकारी हैं वो सभी को खेलों में जहाँ रुचि रखने वाले जो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, सबको सूचित करते हैं जी। और हमारे यहाँ से एक टीम जाती है, वो वहाँ जाके टैलेंट सर्च जो हम लोग बच्चों का करते हैं, वहाँ जाके सबसे पहला एक प्रारंभिक स्तर का टैलेंट सर्च वहाँ पे किया जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने शूटिंग में मान लीजिए राइफल में ये टैलेंट सर्च किया और हमारी टीम मान लीजिए 12-13 ज़िलों में गई, तो 12-13 ज़िलों में जो बच्चे वहाँ पर आएंगे शूटिंग में, और हम साथ में, जैसे हमारा राइफल है, टारगेट है, ये हमारे कोचेस साथ में ले जाते हैं, क्योंकि ये सुविधाएं सब ज़िलों में सब बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है। जी जी।
उसके बाद जब बच्चे हमारे पूरे प्रदेश से सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम यहाँ उनको भोपाल में बुलाते हैं और 10 से 15 दिन का कैंप लगाते हैं। हमारे कोचेज उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जिससे किसी बच्चे को ये कहने का मौका ना मिले कि साहब हमें कुछ बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी गई, हम कैसे प्रवेश ले पाएँ। जी। तो 10-15 दिन का हमारा बेसिक कैंप होता है। इस कैंप के दौरान जो बच्चा यहाँ भोपाल में या जिस जगह भी हम कैंप लगाते हैं उसका रहना खाना पीना सब विभाग द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है फाइनल सिलेक्शन की बात। तो जो कैंप के बाद फिर दोबारा हमारे जो कोचेज हैं वो फिर उसको टेस्ट लेते हैं और उस जो कोचेज जो टेस्ट है उसके रिजल्ट के बाद हम लोग अनाउंस करते हैं कि किस बच्चे का एडमिशन हम लोग अकेडमी में लेंगे। साथ ही हमारी वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है, प्रतीक्षा सूची। तो किसी कारणवश कोई बच्चा अगर मान लीजिए इसको हमने एकेडमी में प्रवेश दिया है, वो किसी कारणवश अगर प्रवेश नहीं ले पाता है तो प्रतीक्षा सूची में जो बच्चे हैं उनको हम प्रवेश देते हैं। जी। इस एडमिशन से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करते हैं, साथ में उनका मेडिकल चेकअप भी कराते हैं। अब आप हमसे जानना चाहेंगे कि हम पेरेंट्स से बात क्यों करते हैं। देखिए, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें हाइट और वेट का एक अलग महत्व है। हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि माता पिता की जो हाइट और वेट है उससे बच्चे का भविष्य में वेट और हाइट कितना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी खेल में हमें वेट की ज़रूरत है और हाइट की ज़रूरत है और अगर हमने 12 साल के बच्चे को एडमिशन ले लिया और बाद में अगर 16 या 18 साल में उसकी वो हाइट नहीं आ पाएगी तो बच्चे के माँ बाप ये कहेंगे कि आपने जो एडमिशन दिया, जो ट्रेनिंग दी, वो व्यर्थ गई। तो हमारे कोचेस क्या करते हैं कि बच्चों के जो माँ बाप, उनके जो भाई बहन हैं, उनकी हाइट और वेट से एक आकलन करते हैं कि जो भविष्य में जब ये बच्चा जिसको हम एडमिशन ले रहे हैं वो 16 साल के बाद उसकी हाइट और वेट क्या होगी। उसके हिसाब से हम उनके पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि उनका बच्चे का हम इसमें एडमिशन देंगे। जी बिल्कुल। तो साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं तो हमारी टीम पेरेंट्स और बच्चों के साथ बैठ के साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ बैठते हैं और हम उनके माँ बाप को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा हमारी एकेडमी में ट्रेनिंग दे रहा है, लगभग सभी बच्चों को 18 साल के बाद सरकारी नौकरी मिल जाती है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस बच्चे को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कम से कम एशियन गेम और ओलंपिक गेम के लिए जाए। तो हम माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उसको नौकरी मिल रही है तो अगर वो एशियन गेम और ओलंपिक गेम तक ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख सकता है तो हमारे लिए और मध्य प्रदेश और भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। जी, बहुत ही गर्व की बात भी होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इतने मेडल्स हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और बहुत सारी बातें हैं खेल से संबंधित, आप भी अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाते रहेंगे। पंचकर्म की भी हम बात कर रहे हैं। ऐसे में दाश जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो क्या उनका हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी होता है या फिर वो अपने घर पर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? देखिए, इसमें 2 प्रकार हमारे कॉलेज में व्यवस्था है। कुछ ये जो 5 मेन प्रोसीजर है जिसको हम वमन, विरेचन, वस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण बोलते हैं, ये प्रधान कर्म होते हैं। वो आईपीडी में पेशेंट भर्ती होके हम इसका चिकित्सा करते हैं। और कुछ छोटे कर्म है जिसको हम ओपीडी लेवल पे हैंडल कर सकते हैं, तो वो हमारे पंचकर्म काउंटर कॉलेज का, वहाँ रजिस्ट्रेशन करके अपने नंबर के और डेट टाइम के हिसाब से वो आके भी करा सकते हैं। दोनों प्रकार के इसमें हमारे कॉलेज में व्यवस्था है। जी, तो इसमें आईपीडी का आपने बताया कि इन पेशेंट रहता है, आपको एडमिट होना पड़ेगा और उसके बाद आप ये सारी सुविधा, ये इलाज ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत रहती है जिनकी घर से लेके जाना पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए? नहीं, इसके लिए अगर पेशेंट भर्ती होगा बस वो अपने जो छोटे मोटे दिन के सामान, कपड़े वही भर चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल से हमारा खाना, रहने का और कुछ दवाई भी सब हॉस्पिटल की तरफ से मिल जाती है। बाकी अपना पेशेंट जो ज़रूरत के सामान रहने के हिसाब से वो लेके आ सकते हैं। और आईपीडी का है, अगर ओपीडी लेवल पे पंचकर्म हम कुछ करवाते हैं जो अलग प्रोसीजर्स, उसके लिए वो डायरेक्ट घर से आके कर्म करके फिर जा सकते हैं, टाइम लेके हॉस्पिटल से। जी, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट्स आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं उस प्रॉब्लम के साथ? इसके लिए ओपीडी में हमारे जनरली ये एज रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसके लिए बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, संधिगत वात। छोटा कम उम्र वाले भी आते हैं जो कि गठिया, जोड़ों की दर्द लेके, कुछ आते हैं डिस्क प्रोलैप्स, कमर की जो दिक्कत होती है, कमर में दर्द है, कंधे में है, सर्वाइकल कंप्लेंट लेके या होल स्पाइन का लेके, कभी फ्रोजन शोल्डर या रिस्ट में पेन, इसे पेन रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेन अलग अलग समय पे वो आके कंसल्ट करते हैं ओपीडी में, जिसका पंचकर्म जरूरी भी होता है और उसको एडवाइस करते हैं या तो वो ओपीडी में होगा, कुछ कर्म हमारा आईपीडी में भी होते हैं, उसके हिसाब से हम
एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। गुप्ता जी, हम आपसे जान लेते हैं, अगर अचीवमेंट्स की बात करें, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है, जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, क्या कुछ अचीवमेंट्स, क्योंकि हम खबरों में तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे हम जानना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश का खेलों में दिन प्रतिदिन नाम काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अभी जो एशियन गेम हमारे चाइना में अभी वो कंडक्ट हुए, उसमें मध्य प्रदेश के बच्चों ने 16 मेडल प्राप्त किए हैं। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय सफलता है, जो अगर देखा जाए हरियाणा और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश का स्थान अब एशियन गेम में जो मेडल है उसमें काफ़ी ऊपर आ गया। साथ ही नेशनल गेम, जिसमें सभी स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, यूनियन टेरिटरी भी पार्टिसिपेट करती हैं। अभी गोवा में जो नेशनल गेम संचालित हुए थे, उसमें सभी स्टेट, जो आपके 25 स्टेट हैं, उसमें मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जिस प्रदेश में आज से 5-6 साल पहले खेलों के लिए कोई बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए तीसरे नंबर पर इंडिया में पहुंच गए हैं। इसी तरह का खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें, जिसमें 18 साल से कम के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो अभी हमने भोपाल में जनवरी में कंडक्ट कराया था, उसमें भी मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी तरह अगर आप ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश के बालक और बालिकाओं ने स्थान या मेडल हासिल ना किया हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ जो हमारे बालक हैं, उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हमारे यहाँ बालिकाएं कर रही हैं। और अगर मेडल की संख्या देखी जाए तो बालिकाओं की मेडल संख्या बालकों से कई गुना अधिक है। तो आप देख रहे हैं दर्शकों के बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना ध्यान रखा जाता है। और एक समय था जब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं मिलती थी, और अब आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी एडमिशन दिलवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो ज़रूर आप इन अकेडमीज़ में संपर्क करें। साथ ही साथ पंचकर्म जो है उसके बारे में भी हम जान रहे हैं कि कैसे इलाज किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए अगर कोई इन पेशेंट मतलब एडमिट होने जा रहा है व्यक्ति, पहले क्या ध्यान रखना चाहिए और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें हम पहले देखते हैं कि प्रोसीजर आईपीडी में होगा या तो ओपीडी में होगा। वो अलग अलग रोगों में, जैसे खाली जॉइंट डिजीज़ नहीं है, स्किन डिजीज़ है या जितने सारे सिस्टमिक डिजीज़ है, कोई सा भी डिजीज़ आप बोल सकते हो, उसमें अगर हम पंचकर्म डिसाइड कर सकते हैं तो कुछ ओपीडी लेवल पे करते हैं, तो उस हिसाब से हम उनको डाइट क्या करना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, आप प्रोसीजर के दौरान क्या करें क्या नहीं करें, क्या खाए क्या नहीं खाए, वो बताएंगे। और अगर वो आईपीडी में भर्ती है, वो तो डायरेक्ट डॉक्टर के सुपरविजन जैसा में कि आप रहता देख रही हैं स्क्रीन पर जो हमें ये तस्वीर दिखाई जा रही है, इससे क्या कहते हैं, क्या इसके फायदे हैं? इसको सिरोधारा बोलते हैं। सिरोधारा प्रोसीजर ये एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छा है। अनिद्रा, जो लोग कम नींद आते हैं, सो नहीं पाते हैं, उसके लिए करते हैं। और बहुत तरह के मानसिक व्याधि के लिए भी सिरोधारा बहुत कारगर सिद्ध है। जी बिल्कुल। गुप्ता जी, जो पैरा प्लेयर्स रहते हैं उनको क्या विशेष तौर पर कुछ सुविधाएं दी जाती हैं? हमने विभाग ने पिछले 2-3 सालों से ये कोशिश की है कि जो हमारे पैरा खिलाड़ी हैं उनके लिए हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे जो भी अकादमीज़ हैं उसमें जो पैरा खिलाड़ी के लिए जो व्यवस्था की जाती है, ख़ासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, रूम्स में, वॉशरूम में जो चेंजेस करने हैं वो सब हम लोगों ने कर दिए हैं, या कुछ जगह पे अभी काम जारी है। हमारे पैरा खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। हमारे वाटर स्पोर्ट्स में प्राची और शूटिंग में रुबीना फ्रांसिस ने गोल्ड मेडल पिछले जितने भी पैरा ओलंपिक और पैरा एशियन गेम हुए उनमें प्राप्त किए हैं जी। साथ ही हमारे कोचेस जो हैं, वो जो पैरा खिलाड़ी जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। और जो मध्य प्रदेश का जो पैरा गेम्स हैं, खासतौर से जो भी पैरा गेम अभी खेलो इंडिया पैरा गेम भी हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के पैरा खिलाड़ी भी उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी डॉक्टर बबीता, आपसे हम ये जानकारी लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं पंचकर्म की। इसमें आपने बताया कि एडमिट होने से पहले क्या कुछ ऐसी तैयारी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया। लेकिन अगर हम बात करें कि सारा ट्रीटमेंट हो गया है, उसके बाद अब जब पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो रहा है, तब उससे क्या बोला जाता है, क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये मान लो पेशेंट आईपीडी में भर्ती हो के पंचकर्म कोई सा भी कर्म किया है, वमन किया है, विरेचन किया है या वस्ती किया है, जो भी, तो उसका कुछ होते हैं खाने पीने के भी परहेज और रहन सहन, ज़्यादा ठंडे में नहीं बैठना, ज़्यादा बातें नहीं करना, ज़्यादा समय सिटिंग या स्टैंडिंग खड़े होना, ये सब बहुत सारे आहार विहार जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं इस शब्द से,
ये सब हम पेशेंट को समझाते हैं। जी। और कितने दिन तक इसका पालन करना वो भी वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको बताना पड़ता है। जी। जनरली पंचकर्म का हम इसको बोलते हैं कि आप उसमें नहीं करेंगे क्या करेंगे, वो पेशेंट के लैंग्वेज में हम बता देते हैं कि वो फिर समझ जाते हैं। निषेध है जिसमें हम जी। कर्म में ये नहीं करना चाहिए, वो सब बता के पेशेंट को डिस्चार्ज जी, करते तो कोई पेशेंट है जिसका अभी अभी उसने इसका इलाज लिया है, पंचकर्म करवाया है, अब ऐसे में जो असर है वो कब से दिखना शुरू हो जाता है? अगर हम वमन करेंगे, मान लो एक प्रोसीजर हमें है, हमारा कर्म है, इसको वमन करते हैं, ये थेरापेटिक वोमिटिंग बोलेंगे। उनको दवाई, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, दवाई खिला के उल्टी किया जाता है आर्टिफिशियली, थेरापेटिकली ये बायोप्यूरिफिकेशन होता है। जैसे स्पेशली श्वास रोग है, हम इसमें भी करते हैं, या कोई चर्म रोग, आजकल एक सोरियासिस का बहुत ही देखने को मिलता है, उसके लिए भी बहुत सारे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं कि हमको वमन करवाना है या डिटॉक्सिफाई करना है बॉडी में, आप कराइए। तो इसके ये सब कराने के बाद जो हॉस्पिटल में आप भर्ती करके ये जो प्रोसीजर होता है, इसके बाद की जो होता है कर्म जो होता है, मतलब हम उनको व्हाट डू व्हाट डोंट डू वो सब एडवाइस करते हैं, फिर करके उसका पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, बाकी उसमें फ़ायदा होता है। बिल्कुल। अब डिटॉक्सिफिकेशन की जैसी आपने भी बात की, तो ऐसे में बहुत सारी जो जानकारी है इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाती है, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम घर पे ही कर लेते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? क्या कुछ अंतर होता है जब हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर हम घर पे ही लेते हैं? नहीं, ये जो मैं 5 प्रकार की जो शोधन प्रोसेस में बताई, ये सिर्फ हॉस्पिटल में एडवाइस लेके आपके डॉक्टर के साथ तो ही किया जाता है, ये घर में करने वाला प्रोसीजर नहीं है। घर में जैसे बोलते हैं कि ये दवाई खा के, ये हर्ब्स की जूस पी के डिटॉक्सिफाई करो, वो बिल्कुल अलग है, वो चीज़ अलग है। और ये भी जो बायो प्यूरिफिकेशन है, ये संपूर्ण अलग है। इसको आपको पेशेंट की देख रेख में हॉस्पिटल में रह के उसकी प्री प्रोसीजर होता है, कुछ जांचें होती है कि पेशेंट फिट है कि नहीं शोधन के लिए, वो भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कि 60 एज के बाद कुछ थेरापी हमारे होते हैं जो पंचकर्म का, जो उसको किया भी नहीं जाता। जैसे वुमन अबव 60 ईयर्स हम करते नहीं है, क्योंकि उसका शरीर बल के ऊपर भी हम देखते हैं कि ये उसको झेल पाएगा कि नहीं ये चिकित्सा को, क्योंकि इसमें वोमिट किया जाता है। पेशेंट को वोमिट होगा 7 से 6 बार, 4 बार, 5 बार या जो भी है, तो उसको वो झेल पाएगा उसका शरीर नहीं, वो भी देखना पड़ता है। पेशेंट को हम फिट करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, फिर वो नॉर्मल होता है तो फिर हम उसको आईपीडी में भर्ती करके उसका जो प्रोसीजर करना होगा आप प्रारंभ करते हैं। जी, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जानकारी हमें बहुत सारी जगह से मिल जाती है, लेकिन जो सही जानकारी है, वो जो एक्सपर्ट है वो डॉक्टर है, तो आप उनसे कंसल्ट करें और वो जो आपको बताते हैं ट्रीटमेंट आपको कहाँ लेना है, कैसे लेना है, उस चीज़ को आप फॉलो करें। इसके साथ ही खेलों में अगर हम बात करें, काफ़ी जो पेरेंट्स रहते हैं उनके मन में सवाल रहता है कि बच्चे की जो पढ़ाई है उस पर असर तो नहीं पड़ेगा, तो ऐसे में कैसे आप काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की? हम जो एकेडमी में बच्चों को जो प्रवेश देते हैं उसमें खाना पीना रहना, हमारे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, मेडिसन, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हम प्रत्येक बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। इसका ये कहना है कि बच्चे को कोई भी खर्चा जो बच्चे का है वो उनके माँ बाप को नहीं करना है, इंक्लूडिंग पढ़ाई का खर्चा। हमारा कुछ स्कूलों से टाई अप है, वहाँ पर जो हमारी एकेडमी में प्रवेश लेते हैं बच्चे, वो उन स्कूलों में, उन कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं। किसी कारणवश अगर मान लीजिए कोचेज ने कहा है कि ट्रेनिंग ज़्यादा है, तो उन स्कूल और कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो हमारे यहाँ हॉस्टल्स में आते हैं। यानी आपका जो टाई अप है वो है स्कूल्स कॉलेजेस के साथ, जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ, तो अगर पढ़ाई में आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम जाएगी तो वो ऐसा कुछ नहीं जाने वाला है। राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दाश, डॉक्टर दाश से उनका सवाल है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार मैडम। नमस्ते जी नमस्ते जी। मुझे ना गर्दन में बहुत दर्द होता है जब सुबह उठता हूँ टाइम पे, और मुझे स्टिफनेस रहती है गर्दन में। हाँ, मुझे कम से कम 1 महीना हो गया है जी, और ये दर्द कभी कमी नहीं हो रहा मुझे। हाँ। आपकी उम्र क्या है? दोनों साइड होता है, सर्वाइकल में ही। जी, आपकी उम्र क्या है राकेश जी? 25 ईयर है मेरी। हाँ, 25 ईयर्स है। इसमें तो जनरली कोई डिजेनरेशन बोन्स में शायद ना भी हो, या उसका जो लक्षण के आधार पर कारण क्या हुआ वो थोड़ा आप अगर आप ट्रीटमेंट ही चाहते हैं या कोई पंचकर्म या कोई दवाई जानना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको पंचकर्म किया जाए हमारा। हाँ, आप हॉस्पिटल में आके बिल्कुल इसका इलाज ले सकते हैं। पहले थोड़ा सा हम डायग्नोस करें एग्जैक्टली किस कारण से आपको
गर्दन में दर्द हो रहा है, इसका जो मेन छोटे मोटे कारण है या कोई आपकी नस में दिक्कत है गर्दन की नस में, वो भी उसका फाइंड आउट करके ही हम आपका चिकित्सा का इलाज कर सकते हैं और आप इसका पंचकर्म का फ़ायदा ले सकते हैं अपने जी। सुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज में भोपाल में आके। बिल्कुल। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अब मौसम में बदलाव आ ही रहा है, ऐसे में छोटी छोटी परेशानियां हैं जो लोगों को देखने को मिलती हैं, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है या फिर घुटनों में जो जो जोड़े हैं उनमें भी तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं, तो ऐसे में क्या वो पंचकर्म से ठीक हो जाती हैं? हाँ, जनरली घुटनों में दर्द में जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम आफ्टर 45 या 50 ईयर्स के एज आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो उनका तो बहुत ही अच्छा इलाज है। और भले ही वो दवाई भी इंसान कंटिन्यू करे ना करे, पर जो पंचकर्म इलाज से आप उसका मिनिमम कोर्स होता है 7 डेज या 15 डेज या 21 डेज का हम कोर्स करते हैं उसका अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी कैसा है देख के, फिर उसका फ़ायदा वो बिल्कुल पंचकर्म से ही पेशेंट को 50% का रिलीफ ही मिल जाता है। और बहुत ही कम पैसे में भी हमारे कॉलेज में ये जो सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि यही चिकित्सा करने के लिए व्यक्ति केरला जाते हैं या कोई आसपास के प्राइवेट सेंटर में भी जाते हैं, बहुत सारे इसमें पैसा खर्चा होता है, क्योंकि पंचकर्म जो प्रोसीजर्स होता है वो थोड़ा धनी व्यक्ति करे ऐसा लिखा है, पर हमारे हॉस्पिटल में चूँकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसका बहुत ही सस्ते में इलाज है और बहुत ही ये कारगर है। आप बिना दवाई के भी पंचकर्म चिकित्सा ही खाली लेते रहे तो आप इसका फ़ायदा बिल्कुल आपको मिल सकता है। जी, आपने कहा कि चिकित्सा लेते रहे, तो इसमें कुछ ऐसी ड्यूरेशन रहती है कि एक बार करवा लिया तो फिर 3 महीने बाद फिर से करवाना है, कुछ ऐसा पैटर्न रहता है क्या? ऐसा है। मान लो जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे संधिगत बाद जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, बोन्स में डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 45 और 50 या 60 देख के, सीवियरिटी देख के हम उसका ड्यूरेशन करते हैं, पर जो मिनिमम है दिन है, मिनिमम 7 डेज का तो हम रखते ही है, उसके बाद में भी आगे कर सकता है पेशेंट पे। सीवियरिटी देख के ड्यूरेशन का होता है जनरली प्रोसीजर का, पर जैसे हम एक्सटर्नली कोई थेरापी देते हैं जिसको हम स्नेहन थेरापी बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑल्यूशन थेरापी, अलग अलग दवाइयों की तेल से वो घुटना का ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो बाह्य तौर पे चाहे अभ्यंतर तौर पे, तो उसका प्रोसीजर रहता, टाइम ड्यूरेशन रहता है 7 to 15 डेज जनरली रहता है, जिसमें पेशेंट को फ़ायदा मिल जाता है। बाकी ये डिफरेंट सीवियरिटी इसका डिपेंड करता है कितना दिन और भी हम इसको कंटिन्यू करा सकते हैं। बिल्कुल। और जो पंचकर्म प्रोसीजर है उसका तो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, जैसे हम बस्ती करेंगे वो तीन प्रकार की होती है, 8 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की, तो उसके वो अलग अलग प्रोसीजर का अलग अलग ड्यूरेशन है। जी बिल्कुल। तो गुप्ता जी, साथ ही साथ खेलों के बारे में भी हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, ऐसे में अगर हम आगे की फ्यूचर की बात करें, क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ नई चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं? जैसे जैसे खेल ओलंपिक और एशियन गेम में बढ़ते जा रहे हैं, उन खेलों को भी हम, जिनमें फ्यूचर हमारा अच्छा है, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन खेलों को अडॉप्ट करें। अगर आपको ध्यान हो तो एशियन गेम, ओलंपिक गेम में अभी ब्रेकिंग एक नया गेम आया है जो कुछ ब्रेक डांस से मिलता है, तो हम लोग मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल से उस ब्रेकिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं क्योंकि चूँकि ब्रेकिंग नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मध्य प्रदेश के बच्चे इस नए खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके भारत में अपना नाम रोशन कर सकें। इसी तरह ई स्पोर्ट्स, अभी ये गेम नया इंट्रोड्यूस हुआ है और एशियन गेम में अभी इसका कंडक्ट अभी हुआ है, तो इस ई स्पोर्ट्स के लिए भी हमने एक एकेडमी बना के उसमें बच्चों को प्रवेश दिया है। और हम लोग इसमें ये कंप्यूटर से जो गेम खेले जाते हैं उससे रिलेटेड ई स्पोर्ट्स है। और ज़्यादातर आपने देखा हो आजकल यंग एज के जो बच्चे हैं, खासतौर से हिंदुस्तान में जो भी बच्चे हैं, वो कंप्यूटर में गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं। हम इसे प्रोफेशनल जो कोचेज़ हैं उनके द्वारा इनकी ट्रेनिंग करा के, और हम लोग ये चाहते हैं तो जो ये गेम बच्चे खेलते हैं इसको वो खेल के एशियन गेम या ओलंपिक गेम में मेडल हासिल कर सकें। जी, तो जो ई गेम्स हैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए या फिर टाइम पास नहीं, अब आप देख रहे हैं कि इसमें करियर बनाया जा सकता है, प्रोफेशनल तरीके से इसमें ट्रेनिंग ली जा सकती है और आगे जो कॉम्पिटिशन्स है उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। साथ ही साथ मौसम में बदलाव की हमने बात की और ऐसे में पंचकर्म के क्या क्या ट्रीटमेंट्स रहते हैं उसके बारे में जानकारी ली, लेकिन दर्शकों को हम आपसे जानकारी दिलवाना चाहते हैं डॉक्टर बबीता जी कि क्या कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जिसके लिए वो संपर्क कर सकते हैं और पंचकर्म का ट्रीटमेंट ले सकते हैं? हाँ, इसके लिए आप तो पंचकर्म चिकित्सा, चूँकि ये आपका पंचकर्म यूनिटी में ही होगा तो हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा, पर जैसे कुछ लोग बहुत दिन आ नहीं सकते या किसी कारण हॉस्पिटल ज़्यादा वो आ नहीं पाते, तो हम उनको कुछ प्रोसीजर, छोटे मोटे प्रोसीजर जो कि वो घर में भी कर सकते हैं, वो हम उनको समझा सकते हैं और पेशेंट करते हैं और उसका फ़ायदा भी लेते हैं। वो 1-2 बार हॉस्पिटल में आके
हम उनको पेशेंट जो प्रोसीजर है कैसे किया जाता है थोड़ा समझा भी सकते हैं। ये भी हो सकता है जी। अगर कोई भी पेशेंट नहीं आ पाता है किसी कारण हॉस्पिटल में, पर पहली बार एक बार तो अप्रोच करना पड़ेगा कि इनको कौन सा पंचकर्म हम करवाएंगे कौन सा नहीं, बाकी जी। वो हो जाएगा। आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर वो होता है, कौन सा कर पाएंगे क्योंकि सारे प्रोसीजर घर में तो नहीं हो पाता है, वो पंचकर्म यूनिट में ही होगा, तो वो देख के बताया जा सकता है। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कहीं शिरोधारा जैसे ट्रीटमेंट्स अगर हो तो लोगों को लगता है पता नहीं कितनी ठंड लगेगी, इस मौसम में जाना ठीक रहेगा कि नहीं, लेकिन जोड़ों में भी दर्द है तो इसका क्या सोल्यूशन रहता है? देखिए ये जो जोड़ों की दर्द आपने बताया, जोड़ों की दर्द में जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सब गर्म ट्रीटमेंट ही होता है। तेल से हम करते हैं, विभिन्न प्रकार की सिकाई करते हैं जिसको हम स्वेदन बोलते हैं, तेल की जो मालिश करते हैं उसको हम आयुर्वेद भाषा में हम स्नेहन बोलते हैं। तो ये सब गर्म चिकित्सा ही रहता है जनरली। तो ये मौसम में आपको पंचकर्म अगर ये जोड़ों की शिकायत है तो बहुत ही आपको आराम से ट्रीटमेंट अच्छा लगेगा करने में, तो आप कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि शिरोधारा जो है वो थोड़ा सा ठंडा इफेक्ट देता है, जैसे पेशेंट को सर्दी है या और कुछ साइनोसाइटिस डिजीज है जो कि सिर के, जिसमें नहीं कराना चाहिए कि दीज आर द कंट्राइंडिकेशन, तो उस हिसाब से हम प्रिस्क्राइब करते हैं। पर फिर भी चूंकि ये उष्ण जैसे आप तेल से करते हैं या क्वाथ से करते हैं, ये कुछ ठंडा चीज़ से नहीं होता, ये सुखोष्ण होता है, थोड़ा सा ल्यूकवार्म करते हैं तो पेशेंट को कोई नुकसान भी नहीं होता है, प्रोवाइडेड हम फिर भी उसको फिट करते हैं कि ये फिट है कि नहीं धारा कर्म करने के लिए। पर जो जोड़ों की दर्द का जो मैक्सिमम ट्रीटमेंट है हमारा वो उष्णता में होता है, तो पेशेंट इसको अच्छा उसको लगता भी है पंचकर्म यूनिटी में। डॉक्टर बबीता, जो लोग अगर फिट हैं, जैसे आपने बताया कि पहले फिटनेस को भी देखा जाता है, उसके अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन अगर कोई फिट है और वो पंचकर्म लेना चाहता है तो क्या वो भी ले सकता है? जो भी पंचकर्म के लिए फिट है वो बिल्कुल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कौन सा कर्म है। आपको वस्ती कर्म करना है तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। उसमें भी कोई एक प्रकार की वस्ती है जो कि ओपीडी लेवल पे आने जाना हम करके कभी करवाते हैं, जिसको हम तेल की वस्ती बोलते हैं, मात्रा वस्ती अपनी टेक्निकल टर्म में, तो वो आना जाना करके कर सकते हैं। पर कुछ वस्तियाँ होती हैं जो कि ओपीडी आईपीडी में हमारा भर्ती करके करते हैं, तो अगर पेशेंट फिट है पंचकर्म करने के लिए तो वो आ सकते हैं बिल्कुल। जी, आपने जो बताया कि ट्रीटमेंट जो होता है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रुपए नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे दर्शक चाहते हैं कि बहुत सारा सामान उसमें लगेगा और मन में दुविधा है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? इसके लिए जो प्रोसीजर है जनरली देखिए, जैसे आपने जोड़ों का दर्द भी बताया या कोई भी वमन प्रोसीजर हम करते हैं, उसके लिए जो ये मिनिमम चार्ज में तो हो ही जाता है, पेशेंट इतना तो अफोर्ड कर सकता है। बाकी हमारे हॉस्पिटल में जो दवाई खिला के वमन या विलचन या बस्ती करते तो काफी हैं कॉस्ट वो इफेक्टिव हॉस्पिटल होता से मिलता है। जी। तो वो जो टोटल प्रोसीजर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चार्जेस है, ये बहुत ही आम लोग जो है ना पब्लिक मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बिल्कुल। डॉक्टर बबीता, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं, दर्शक को, कि अभी ठंड में जो भी रोग है, ऐसा नहीं कि ठंड का है, कोई सा भी मौसम में जिस प्रकार की व्याधि है, पंचकर्म सबसे, चूंकि ये बायो प्यूरिफिकेशन होता है शरीर की को जोड़ो, आपकी जो जड़ है, रोगों की जो जड़ है शरीर से वो निकाल देता है। तो आप ये बायो प्यूरिफिकेशन या डिटॉक्सिफिकेशन बिल्कुल कराइए, भले ही 8-10 दिन लगे, पर आपको आगे की व्याधियाँ आप मुक्त रहेंगे। तो इसीलिए आप हॉस्पिटल में आइए, डॉक्टर से संपर्क करिए और जी बिल्कुल। रवि कुमार गुप्ता जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे, क्यों वो खेलों में आगे आए? मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसा आपने पहली लाइन की थी, अब खेलो कूदो, पढ़ाई के साथ साथ जो खेल कूद में भी बच्चा आगे है वो नवाब बन सकता है। और खेलों में जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है, हम लोग आपको ये कहना चाहेंगे, उसकी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी ज़्यादातर जितने भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं सबको सरकारी नौकरी तुरंत ही 18 से 20 साल के बीच में मिल जाती है। तो भविष्य बहुत अच्छा है। और साथ में विभाग की और भारत सरकार की भी योजना है, अगर आप मेडल जीतते हैं तो उसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जैसे अगर आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो 2 करोड़ रुपए की राशि आपको दी जाती है। बिल्कुल, तो राशि भी दी जाती है और साथ ही साथ जो आपको है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती है। रवि कुमार गुप्ता जी, साथ ही साथ डॉक्टर बबीता दास जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े दोनों, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो दीदी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।